गुड आफ्टरनून। नए कैलेंडर वर्ष में और नए साल में भी आप सबका गवर्नेंस की जो पिछली क्लास है उसमें आपका स्वागत है। और इस पर एक दो लाइनें मुझे याद आती हैं जब भी ये नया कैलेंडर वर्ष आता है या फिर न्यू ईयर आता है। तो इस बार मैंने दो लाइनें लिखी कि नूतन पुरातन चक्र है, चलता रहेगा। नूतन पुरातन चक्र है, चलता रहेगा। दूसरी लाइन भूल गया हूं, अभी देख के बताता हूं। अभी भाई हैप्पी न्यू ईयर पे ही तो लिखा था मैंने, इसलिए भूल गया हूं। देख के बताता हूं। हाँ, नूतन पुरातन चक्र है, चलता ही रहेगा। बदला है समय, आगे भी बदलता ही रहेगा। कामना करता हूं, चाह तुम जिसकी करो, वो सभी तुमको मिलता ही रहेगा। तो आपके नए साल में अगर आपने ये चाह की होगी कि आप एक अच्छा उत्तर लिख सकें तो आपको वो मिल जाएगा। अगर आपने ये चाह की होगी कि आप एक अफसर बनेंगे, एटलीस्ट 24 में नहीं तो 25 में, तो वो भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि जहां चाह वहां राह, और इसी राह में, आपके इसी मार्ग में, इसी रास्ते में एक छोटा सा डेस्टिनेशन मैं भी हूं। एक पड़ाव जहां आप सीखते हैं, और मैं भी सीखता रहता हूं आप लोगों से। उसी तरह से खान ग्लोबल स्टडीज भी न केवल आपके सीखने का एक पड़ाव है, बल्कि आपके भविष्य को बनाने का एक डेस्टिनेशन है। और आप इस देश के युवा हैं, यंग इंडिया हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कृपा बरसेगी बच्चा, कृपा बरसेगी, चिंता मत करो। जब कभी भी बड़ा सफर होता है, लंबा सफर होता है, तो चुनौतियां हमेशा बड़ी ही होती हैं। निराशा के संदर्भ में भी, चूंकि आज नया साल फिर से चल रहा है, तो आपको एक बात सबको बता देता हूं। मैंने अपने जीवन का सूत्र वाक्य जो है, जब मैं आया टीचिंग के लिए, आई वॉज प्रिपेयरिंग देयर इन प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक। फिर जब नहीं हुआ तो मैं पढ़ाने का काम दिल्ली इलाहाबाद में नहीं किया। मैं आ गया सीधे दिल्ली। यहां आया तो एक इंस्टीट्यूट में गया पढ़ाने का काम मांगने। तो
उन्होंने कहा कि आपकी आवाज जो है वो बहुत मोटी है, भारी है, आप एक टीचिंग लाइन में आपका ठीक नहीं है, आप कुछ और करिए, बड़ी भारी आवाज है। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा बड़ी निराशा हुई थी ना भाई, फ्रस्ट्रेशन हुआ कि इतनी लंबा दौड़ करके चल करके आया मैं, और यहां कह रहे हैं कि आपकी आवाज बड़ी अजीब है, कड़क है, बैरीटोन है, तो नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल अमित सर वाला सिचुएशन, दमदार भाई है, सही बात है, थैंक यू। तो फिर क्या हुआ साहब, मैंने उनको, निराशा हुई तो थोड़ी सी 4 लाइनें सुना दी, जो मेरा जीवन दर्शन है। पतझड़ों में भी बसंती बहार देखे हैं, उदास मन में भी आशा के भाव देखे हैं। और अगली लाइन तो आपको बहुत खुश करने वाली है, नलायकों को, बिन पिया के भी उनको करते श्रृंगार देखे हैं, कैसे बदले हम जिंदा कैसे बदले हम अंदाजे जिंदगानी अपनी, गिरगिटों को रंग बदलते 1000 बार देखे। और फिर मैंने कहा सर, दिस वॉइस विल बी अ वॉइस ऑफ इंडिया, देयर विल बी अ डे। और फिर हुआ, बहुत लंबी यात्रा हुई, आज आप सबके साथ हूं। पार्ट टाइम शायर नहीं हूं, मैं दिल से शायर हूं बच्चा, पर मैं शायर तो नहीं। किसी ने मुझे शॉर्टकट दिया था, शॉर्ट फॉर्म दिया था, जो मैं यहां यूज कर रहा हूं। कई दिनों से आप लोग कह रहे थे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दो, पढ़ा दो, बता दो, और मैं टालता रहा। उसका एक कारण है कि आई बिलीव दैट स्ट्राइक द आयरन while it is hot, strike the iron while it is hot, एक फ्रेज है, सुना होगा, मुहावरा है ना। तो आज जब मैं आपको ये कराने जा रहा हूं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, तो आप देखेंगे कि आप कहेंगे मुझे तो इसमें सब पढ़ा लगता है, लगभग सभी प्रश्नों का, आधे से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर मुझे पता है। ठीक, सबसे पहला सवाल, एज आई हैव टोल्ड यू, दिस was added in syllabus in 2012, and from governance there was only one question, अकाउंटेबिलिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, जो मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी वाले भी इस प्रश्न को अच्छे से जानते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ द मीडियम स्टूडेंट्स नो वेल दिस क्वेश्चन। जवाबदेही एवं नियंत्रण का जो डिबेट है, वही इसमें आपके उत्तर में लिखना था। तो आई थिंक दैट यू नो
द आंसर। जानते हैं आंसर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए 2013 का क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। तो 2013 में आया बिल्कुल करंट क्वेश्चन, वो था इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर का। इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर सिस्टम फॉर द वेलफेयर स्कीम्स, फॉर द वेलफेयर स्कीम्स is an ambitious project, is an ambitious project, ambitious project to minimize corruption, to minimize corruption, eliminate wastage and facilitate reforms. Eliminate wastage and facilitate reforms. And facilitate reforms. हिंदी में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक नगद हस्तांतरण कल्याणकारी योजनाओं में इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। प्रीति जी 100 बार बता चुका हूं, प्रीलिम्स में नहीं आता। एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसके द्वारा भ्रष्टाचार को न्यूनतम करने, बर्बादी को पूर्णतः रोकने, जो मन में आए सो करो। हर रोज पूछते हो लिखना है क्या, मैं आके लिखूंगा क्या? बस मैसेजिंग करते रहो, पढ़ने लिखने से तो कोई काम नहीं है। 2024 भी आया है, ऐसे ही बीत जाएगा जैसे 23 बीत गया है ना। यही करने आते हो यहां पे। मैं मूर्ख हूं, यहां लिखता रहता हूं। ये देखो अभी भी पूछ रहा है कोई, अरे शर्म करो। ओके, बर्बादी और सुधारों को सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य है। ठीक, अब देखिए ये पूरी तरह से क्या हुआ, ये वही है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला क्वेश्चन था। अब ये आप देखोगे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो क्या होगा। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके हर जगह काम आने वाली चीज है, वो चाहे गवर्नेंस हो, वो चाहे पॉलिटी हो, आप दोनों जगह इसको पाते हैं। यस, डीबीटी का क्वेश्चन है किशन, ठीक है ना। तो बस हो गया। अब इसमें जैसे बहुत से लोग ये कह रहे थे कि सर करंट कैसे पकड़ें, अपने आप समझ में आ गया ना। यदि आपको सिलेबस याद है
तो करंट अपने आप पता चल जाता है। आपको सिलेबस नहीं याद है तो आपको पूरे प्रिपरेशन के पूरे जीवन में, प्रिपरेशन का भी एक जीवन काल होता है, तो उस प्रिपरेशन के जीवन काल में आपको करंट लगता रहेगा, झटके खाते रहेंगे आप। कई बार जोर का झटका धीरे से लगता है और कई बार जोर का झटका जोर से भी लगता है, लेकिन लगता रहता है। ठीक, तो अब इसमें मुझे कुछ करना नहीं है, आपको सिलेबस याद रहेगा, आप जान जाएंगे, ये तैयार करना है, काम खत्म हो गया। इसके बाद हाँ, मृत्यु भी होती है। मेरी मृत्यु हो चुकी, जब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु हो चुकी थी। तैयारी के जीवन का इंतकाल होना, उसी को कहते हैं। फिर 2014 में फिर एक करंट रिलेटेड क्वेश्चन सीधे सीधे आया कि काडर बेस्ड सिविल सर्विस हिंदी में भी लिख सकते हैं, सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन has been the cause of slow development in India। शिल्पी जी 14 में ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, जहां आया है वहां लिख लीजिए, स्लो डेवलपमेंट इन इंडिया। अब देखिए, ये भी करंट का सवाल है। कैसा करंट का सवाल है तो देख लें आप। टोटल जितने क्वेश्चन आए हैं मैं वो बात कर दे रहा हूं, किस ईयर में आए हैं आप उसको टिक कर लेना। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, हिंदी वाले लिख लें, भारत में धीमे विकास का एक कारण, धीमे विकास का एक कारण कैडर आधारित लोक सेवा भी है। लोक सेवा रही है। अब ये भी जो है करंट का क्वेश्चन है, ये कब आया था चर्चा में, कैडर बेस्ड सिविल सर्विस, ये आया था जब ये हुआ कि अब जो कैडर हैं उनको जोन बेस कर दिया जाएगा। ठीक, याद है सबको, शायद किसी को याद हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, अब कैडर में क्या होता है, एक होता तो है आपका सिलेक्शन ऑल इंडिया सर्विस में, अखिल भारतीय सेवा में, लेकिन वह क्या होता है, किसी एक राज्य विशेष या कुछ, अब जैसे जोन में होने लग जाएगा तो कुछ एक दो राज्यों विशेष में ही, ठीक है, क्या होगा, उस राज्य में ही रह जाते हैं। ठीक, तो जो देश के एकीकरण का मसला है, वैसे इसको हम बात करेंगे बाद में भी, जब सिविल सर्विस की बात करेंगे। कैडर का मतलब होता है जब आप किसी सर्विस में जाते हैं, ऑल इंडिया सर्विस में, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो या फिर वन सेवा हो, इन तीनों में जब आप जाते हैं तो आपका एक कैडर, हिंदी में उसको कहते हैं, आपको मिल जाता है। जैसे आप कहते हैं उत्तर प्रदेश, होम कैडर ऐसे नहीं मिलता है। होम कैडर का मतलब होता, अब मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, आज मेरी बात हो रही थी तो ये सारी चीज़ें सिविल सेवा से रिलेटेड मैं चर्चा करने वाला हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें क्या होता है, कैसे मिलता है। अभी तो आप पढ़ने लिखने लायक सक्षम हो जाइए, कुछ बताना शुरू करता हूँ तो मैसेज लिखना शुरू करते हो। ठीक, इतना भी धैर्य नहीं है कि चुपचाप पहले सुन लो, हो सकता है उन सवालों का जवाब मनोज सर क्लास में ऐसे ही दे दें, तो क्या हालत होगी तुम्हारी, कैडर क्या मिलेगा, कुछ कैडर नहीं मिलेगा। और देखो कैडर लिख रहे हैं सारे लोग, हमने हिंदी में कैडर बोल दिया, तो कैडर होता है, यहाँ लिखा है CADRE। चलिए, तो ये भी एक करंट का सवाल था,
जिसकी चर्चा सिविल सर्विसेज में हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे अगर हमें सिविल सर्विसेज पढ़ना हुआ तो। ठीक, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया जो बहुत महत्वपूर्ण और मजेदार है। यह है कि फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, अपेक्षित उद्देश्य, लक्ष्य कहेंगे, प्राप्ति हेतु, टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति हेतु, इट इज नेसेसरी to ensure that the regulatory institutions remain independent and autonomous. प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि नियामकीय रेगुलेटरी एजेंसीज, अभिकरण, स्वतंत्र एवं स्वायत्त हों। स्वतंत्र एवं स्वायत्त हों। फिर आगे कहता है डिस्कस द क्वेश्चन इन द लाइट ऑफ द एक्सपीरियंसेस इन द रिसेंट पास्ट। अब ध्यान दीजिए, ये रेगुलेटरी बॉडीज का क्वेश्चन है। रेगुलेटरी बॉडीज आपकी प्रीलिम उसमें पॉलिटी वाले सेक्शन में जाकर के आपको मिलता है नीचे में नियामकीय संस्थाएं, बोर्ड, कमीशन, और फिर उसी में मिलता है नियामकीय संस्थाएं। फिर भी मैं यहां इसकी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि नियामकीय संस्थाओं की बात, रेगुलेटरी एजेंसीज की बात मैंने रूल ऑफ लॉ के टाइम में की थी। एक चलिए 2015 में पूछा गया था। उसके बाद एक 2019, 20, 21, 22 हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको 21 या 22 का बता रहा हूं, मेरे ख्याल से 21 का होगा। To what extent in your view, जब मैं एथिक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। To what extent in your view the parliament is able, या एथिक्स वाले सर बताए भी होंगे। एथिक्स इन गवर्नेंस एक टॉपिक ही है ना एथिक्स में, तो बिल्कुल आप वहां जा सकते हैं। ठीक है। To what extent in your view, सारे बातें अभी करने वाला हूं सानिया। The parliament is able to ensure accountability of the executive in India. The executive in India. इसका मतलब है, हिंदी वाले 21 का क्वेश्चन है कि लिख ले हिंदी में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में संसद किस हद तक
प्रभावी है अथवा योग्य है। ओके, अरे ऐसे ही मुंह से निकल गया, परेशान मत होइए। ठीक, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि पार्लियामेंट किस हद तक या किस सीमा तक, अप टू व्हाट एक्सटेंट, एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रख पाती है, कार्यपालिका पर कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित कर पाती है, एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटेबिलिटी। और आपने क्या लिखा है, इसका उत्तर हुआ है कि भैया जो आपने प्रश्न लिखा है, विधायी नियंत्रण की प्रभावकारिता वाला, जिसमें मैंने क्वेश्चन कराया है कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल जो है वह क्या है, वह लगभग, मैंने कहा था कि निष्प्रभावी है क्वेश्चन में, फिर मैंने कहा नहीं नहीं निष्प्रभावी नहीं है, लेकिन इसकी अपनी एक सीमा है। सिर्फ वही उत्तर लिखना है। और मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे एक बात हमेशा कही है, देखिए 2021 में 3 सवाल आए हैं, उसके अलावा हमेशा एक ही सवाल आता है। ठीक, और बहुत बार बता चुका हूं। ठीक, सत्यम स्कैंडल का भ्रष्टाचार से संबंध है और वो करंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए तो कहता हूं कि इंग्लिश सीखो मानसी जी। तो अब देखिए नो 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 नो, केवल देखिए अब आपको बता देता हूं, आगे और क्वेश्चंस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसलिए क्वेश्चंस उठा करके आपके सामने रख रहा था कि आप ये जान लीजिए कि हाँ, तो वही तो विधायिका पर, ये कौन लिखा है, आदित्य कुमार, अरे यार हद है तुम्हारी। वक्त कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण है कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का मतलब कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण, अजीब हालत है तुम लोगों का। कितना बार बता चुका हूं भाई, प्रशासन का मतलब कार्यपालिका, 100 बार बताया है, सबसे टॉप पे यही रहता है। कोई बात नहीं, सारे ज्ञानी बाबा ब्लॉक हुए हैं सो, हाँ तो ज्ञानी बाबा अभी और ब्लॉक हो जाएंगे, जितने ज्ञान वाले आएंगे उसमें कोई बात नहीं है। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पढ़ाते हैं वही प्रश्न आता है। ये मैं केवल पहले बोल रहा था, आपने कभी प्रश्न देखा नहीं, आज वो साबित हो गया। ठीक, अभी मैंने प्रश्न दिखा दिया। और भी जो टॉपिक हैं उसका आगे हम लोग कर लेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद प्रश्नों को पढ़ेंगे, कौन से प्रश्न आए हैं। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ई गवर्नेंस कंप्लीट होगा तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक, और कोई टॉपिक कंप्लीट होगा उस पर बात करेंगे, उसके क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए उत्तर कैसे लिखना है ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जान लीजिए। मैं जो कहता हूं वो जरूर करता हूं, और जो नहीं कहता उसे तो पक्का कर देता हूं।
ठीक, चलिए अब हम लोग अगला डिस्कशन में जाएंगे जिसका नाम है कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण। ठीक, विधायिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण हमने पढ़ लिया है, अब कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण पढ़ेंगे। कंट्रोल बाय एग्जीक्यूटिव ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। कितना फर्क है गुणवत्ता में। सुबह जब मैं क्लास लेता हूं इंग्लिश मीडियम की, प्योरली इंग्लिश मीडियम की, तो जैसे ही मैं कह देता हूं कि अब क्लास शुरू हो रही है, अब जब मैं कहूंगा तभी कोई चैट लिखना, तो जब तक मैं नहीं कहता कि आप लिख सकते हैं चैट, तब तक कोई एक शब्द नहीं लिखता है। ठीक है, बाकी आप समझ लें आपकी गुणवत्ता में उनकी गुणवत्ता में कितना फर्क है। फिर आप चिल्लाते रहते हो यूपीएससी तो क्या करती है, इंग्लिश वालों को लेती है, दिस करती है, दैट करती है, हिंदी के साथ नाइंसाफी है। कुछ लोग सोचते होंगे मनोज सर भी हिंदी के साथ नाइंसाफी करते हैं, तो ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए प्रशासन पर स्वयं को गुणवत्तापूर्ण बनाइए। प्रशासन पर कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। ठीक, कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। अब जो है इसमें बहुत सिंपल है, आपको एक बात समझना, ये जो नियंत्रण है ये सीधे सीधे अब क्या हो जाएगा, एक विभागाध्यक्ष यानी कि मिनिस्टर, मंत्री अपने मंत्रालय अथवा विभाग पर जो नियंत्रण रखेगा वही होगा सीधे सीधे कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण। ठीक है, इसको हटाओ। चलिए, तो अब हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। आपको पहले भी ये पता है, जब मैंने कहा था आंतरिक नियंत्रण की बात। ठीक, तो आंतरिक नियंत्रण में यस प्रभा, नो इशू, ओके। तो whenever you say control by executive over administration, it means this only, कि एक मंत्री अपने मंत्रालय या विभाग का अध्यक्ष होता है और ऐसे में वह क्या करता है, वह पूरी प्रशासनिक गतिविधि को देखता है। So you can write it as, write please in English, the executive control over administration means, the executive control over administration means the control
the control exercised by political executives over the functioning of bureaucracy। हिंदी में लिखें, प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का तात्पर्य नौकरशाही के कार्य संचालन पर राजनीतिक कार्यपालकों द्वारा रखा जाने वाला नियंत्रण है। ओके, the executive ensures it through the following mechanisms। हिंदी में लिखें, कार्यपालिका यह निम्नलिखित तरीके से करती है। नंबर 1, पहला हेडिंग, by giving political directions और पॉलिसी मेकिंग हेडिंग हो जाएगी हिंदी में, नौकरशाही को राजनीतिक दिशा निर्देश अथवा नीति निर्माण करते हुए नियंत्रण रखना। अब इसके बारे में शायद आपको पता होगा। आप जानते होंगे कि भारत में नीति निर्माण और नीतिगत निर्णय किस स्तर पर लिए जाते हैं और कौन लेता है? हु विल टेल मी? भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूं, राज्य सरकारों की नहीं। कौन बताएगा? भारत सरकार के जो डिसीजंस होते हैं, द डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेड बाय विच बॉडी? is made by the cabinet. कैबिनेट को शायद हिंदी में मंत्रिमंडल भी कहते हैं, जो भी कहते हो, हिंदी में भी कैबिनेट चलता है। कैबिनेट द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक,
और जब कैबिनेट कोई डिसीजन ले लेती है तो वह डिसीजन, वह निर्णय सब पर बाध्यकारी होता है। इसी तरह से, और ये क्या होता है, कार्यकारी निर्णय है। तो ऐसे समझा जाए कि जितने मंत्रालय हैं, जितने विभाग हैं, उनसे संबंधित नीतियों, उनसे संबंधित नीतिगत निर्णयों, पॉलिसीज, पॉलिसी डिसीजंस एटसेट्राज आर टेकन बाय द कैबिनेट। और जब कैबिनेट यह निर्णय लेती है तो इसका मतलब हुआ कि अब उस निर्णय को जब लागू कराया जाता है या उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराया जाता है तो कौन करता है? आप करेंगे, द ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स। और जब ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जब नौकरशाही उसका क्रियान्वयन करती है या कार्यान्वयन करती है तो उसके समक्ष क्या होता है? उसके समक्ष अपने अधिकारों के प्रयोग का अवसर आता है। और फिर आप पीछे जान चुके हैं कि जो भी सिविल अथॉरिटीज हैं, पब्लिक अथॉरिटीज हैं, किसी भी कार्यान्वयन या क्रियान्वयन में उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है। नियमों कानूनों के तहत रहते हुए भी दे कैन यूज देयर डिस्क्रिशनरी पावर। वे अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में मैंने आपसे कहा था कि भ्रष्टाचार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। तो ये क्या होता है, ये संबंधित विभाग का मंत्रीगण तो रहता ही रहता है और कैबिनेट जो है वो सभी मंत्रालयों में समन्वय बना के रखती है, कोऑर्डिनेशन करती है, सुपरविजन करती है, सब कुछ करती है ना? तो ये 2-3 लाइनें ही लिखना है, समझना ज्यादा है, उस समझी हुई चीज को बहुत कंप्रेस करके लिख देना। तो लिख दीजिए, द कैबिनेट formulates administrative policies मंत्रिमंडल द्वारा प्रशासनिक नीतियां तैयार की जाती हैं। इट हैज द पावर टू कोऑर्डिनेट with all the ministries also यह सभी मंत्रालयों के साथ समन्वय भी करती है। It also enjoys the power to supervise and check the corrupt practices
इन या ड्यूरिंग लिख दीजिए, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। यह क्रियान्वयन के दौरान पर्यवेक्षण भी करती है तथा पर्यवेक्षण भी करती है तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण भी रखती है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण भी रखती है। द मिनिस्टर्स, इंग्लिश में लिखिए, द मिनिस्टर्स लेस डाउन the ministers laid down, lays down, lay करना, the ministers lay down the policies for their department, for their department and direct, supervise and coordinate the implementation. मंत्रीगण हिंदी में लिखें, मंत्रीगण विभागों से संबंधित नीतियों का निर्माण करते हैं तथा उनके क्रियान्वयन का निर्देशन भी लिखा जाता है, यही चीज, पर्यवेक्षण, सुपरविजन एवं समन्वयन करते हैं, समन्वयन करते हैं। And thus, yeah, therefore there exists a continuous control over bureaucracy, नौकरशाही पर राजनीतिक कार्यपालकों द्वारा लगातार नियंत्रण करते रहते हैं, लगातार नियंत्रण रखते हैं या करते रहता है, करता रहता है, जो भी चाहे। दूसरा है
बजटरी सिस्टम, इस पर पूरी बात हो गई थी। बजटीय व्यवस्था, ये लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, जल्दी से बता दो। बजटीय व्यवस्था में लिखा है कि नहीं? लिखा है, गुड। वो आईएफए वाला हमने लिखवाया होगा, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू, है ना? बस वही यहां भी लिखना है। एकीकृत वित्तीय सलाहकार वाला जो मामला है वही यहां पर डाल देना है, जरूरत पड़े तो। नंबर 3, जरूरत पड़े तो इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि वट एवर इज आस्क्ड यू हैव टू टेल दैट ओनली। उत्तर लिखने की सबसे बड़ी कला यही है कि जो पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। जैसे जब आपका नाम पूछा जाता है तो आप अपने पापा और दादा का नाम नहीं बताते, यू टेल योर नेम। सिमिलरली वट एवर इज आस्क्ड, राइट दैट ओनली। ओके, चलिए थर्ड है पर्सनल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इसमें डाल देते हैं पर्सनल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। कार्मिक प्रबंध एवं नियंत्रण, इसके बारे में भी लिखवा दिया है मैंने। भर्ती से लेकर के अनुशासनात्मक कार्यवाही तक सेवा शर्तों के साथ। डाउट क्लियरेंस के लिए मिस सुमन मीना जी, हमारे पास अंतिम 10 मिनट रहते हैं, ठीक? आप उसमें अपने डाउट क्लियर करें। और आप सबको मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि मैं ऐसा शिक्षक नहीं हूं कि जो चीज मैं पिछली क्लास में बता चुका होऊंगा उसका जवाब मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। और सुमन मीना जी, आपने जितने प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं, तो आई एम नॉट सपोज टू गिव अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मेरी गाड़ी बैक गियर में नहीं चलती है, टॉप गियर में चलती है, आगे की ओर, पीछे की ओर नहीं। ठीक, ध्यान रखिए, पीछे का पढ़िए, वही सवाल आप रोज पूछती हैं क्लास में आकर के, देना आई एम नॉट सपोज टू गिव यू आंसर। चलिए अगला है कार्मिक प्रबंधन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट, उतना ही है जितना लिखवाया है, उससे ज्यादा डिटेल लिखना नहीं है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, नेक्स्ट पॉइंट, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसको मैंने डिटेल में आपको नहीं बताया था। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यायोजित विधायन, फिर इसे अधीनस्थ विधायन भी कहा जाता है। अधीनस्थ विधायन, subordinate legislation, it is also called as subordinate legislation. Okay, so
व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? प्रत्यायोजित विधायन क्या है? तो विधायन क्या है? लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन इज व्हाट? विधायन. टू लेजिस्लेट, हिंदी में कहते हैं विधि निर्माण करना या विधि निर्माण. विधायन मतलब विधि निर्माण. ओके, क्लियर? चलिए अब आगे देखिए, विधि निर्माण का अधिकार किसके पास? Who has the right and authority to legislate? So it is the parliament in India. ठीक है ना? It is the parliament in India. तो विधि निर्माण का काम कौन करेगा? संसद करेगी. फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर लें आप, सपोज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई. आरटीआई आपने ठीक से देखा हो अगर, कितने पेजेस हैं भाई, इतना लंबा, ये सेक्शन वो सेक्शन, सेक्शन ही सेक्शन. या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर, आरपीसी कोड, कितने सेक्शन, आईपीसी कितने सेक्शन, सूचना का अधिकार अधिनियम अभी, राइट टू इंफॉर्मेशन. तो ये जो ढेर सारे सेक्शंस हैं, उनको लिखना, उनको बनाना, ठीक, ये क्या आसान है? आसान नहीं है, ये बहुत कठिन काम है. और जरा पार्लियामेंटेरियन के बारे में सोचिए, संसद सदस्यों के बारे में. क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो संसद में बैठ करके पूरा कानून लिखवाएं और लिखें? नहीं है. क्या पार्लियामेंटेरियन के पास इतनी एक्सपर्टीज है, विशेषज्ञता है? नहीं है. क्या पार्लियामेंटेरियन लॉ एक्सपर्ट हैं, विधि विशेषज्ञ हैं? नहीं है. तो होता क्या है? ना तो टाइम है, ना तो नॉलेज है, ना तो एक्सपर्टीज है. तो पार्लियामेंट में जब कोई, आप पढ़ते हो ना कि पार्लियामेंट में एक्ट बना, तो पार्लियामेंट क्या करती है? उस एक्ट का केवल एक सैद्धांतिक स्वरूप तैयार करती है. ओके, जिसको कहा जाता है एक तरह से कि पार्लियामेंट ने क्या किया? तो पार्लियामेंट ने लॉ का एक स्केलेटन बनाया है, बस एक ढांचा, यानी कि उसमें प्रिंसिपल्स दिए गए. मूलतः प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, सिद्धांत दिए जाते हैं, ठीक. और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर और नियम, उपनियम, विनियम, ये सब जब बनाना होता है तो उसको वो उस एक्ट में ही डेलीगेट कर देती है. डेलीगेट माने होता है सौंप देना. और किसको सौंपती है? इट डेलीगेट्स टू द एग्जीक्यूटिव बॉडी. ठीक है, तो ये क्या करती है? उसको डेलीगेट कर देती है कार्यपालिका को,
और कार्यपालिका के पास एक बहुत तगड़ा विशेषज्ञ मंत्रालय है जो क्या करता है, कानून बनवाता है, कानून में विशेषज्ञता है, और उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। विधि मंत्रालय। तो विधि मंत्रालय को सौंप दिया जाता है। और मान लीजिए कि अब कोई ऐसी विधि बना दी गई है, अब सुमन मीना को समझ आने लगा, थैंक यू। अब कोई ऐसी विधि बना दी गई है, देयर इज एनी सच लॉ which has some significance or relation with the states also, है ना। मान लीजिए जीएसटी है, छोड़िए जीएसटी, आसानी से समझ में आने वाला ले लीजिए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73rd and 74th constitutional amendment. In that amendment itself, there is the provision that several subjects shall be dealt by the state legislature also. है ना। कोई बात नहीं सत्यम बाबू, मस्त रहिए, ठीक। बहुत से हिंदी वाले सुने, 73वें और 74वें संविधान संशोधन में ही यह प्रावधान कर दिया गया है कि बहुत से विषयों पर राज्य सरकारें क्या करेंगी, विधि बना सकेंगी, लॉ बना सकेंगी। जैसे रिजर्वेशन के मामले में है, आपको याद होगा कि आरक्षण अगर ओबीसी को भी देना है तो राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं किस आधार पर उनको देना है, ठीक। तो कहने का मतलब समझ में आ गया कि संसद से निचले स्तर की है ना भाई राज्यों की विधायिकाएं, लेकिन उनको भी विधि निर्माण का दिया गया है अधिकार, ठीक। चलिए, इसका मतलब यह है राज्य सरकारों को छोड़ दिया जाए, केवल अगर विधि मंत्रालय को देखा जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि वास्तव में लॉ मेकिंग का पावर जो है पार्लियामेंट से डेलीगेट होकर के एग्जीक्यूटिव के पास आ गया, कार्यपालिका के पास आ गया, मतलब सरकार के पास आ गया। समझे कि नहीं समझे। बिल्कुल संशोधन करेगी वो लोग, करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्ट्राइक जाएगी नहीं। इवन आई डू नॉट सपोर्ट दैट लॉ। अरे कहीं एक्सीडेंट हो गया और हमको कहा गया कि तुम उसको पहले अस्पताल पहुंचाओ, मार देगी जनता मुझे मार मार के, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ जरा समझ लीजिए कि वास्तव में सरकार के पास आ गया कानून बनाने का अधिकार। अब सरकार तो सरकार है, वही लाई थी उस कानून को संसद में, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, नो जुडिशरी इज नॉट इन्वॉल्व। अरे जितना बोलते हो उतना ही क्यों नहीं सुनते हो तुम लोग, कुछ तो शर्म करो, क्लास को सुनने की आदत तो डालो।
अभी आए कॉलेज से कुछ भी कर दिया। चलिए, तो एग्जीक्यूटिव जो है उसी के पास आ गया। अब एग्जीक्यूटिव है सरकार, तो वो हो सकता है कि कुछ ऐसा नियम बना दे जो पेरेंट लॉ में था ही नहीं। पेरेंट लॉ में था ही नहीं मतलब जिन्हें जिस सिद्धांत रूप विधि को, लॉ को पार्लियामेंट ने पास किया था, वो यहां है ही नहीं, कुछ अलग बना दिया। देन हु विल चेक दैट आउट? उसको कौन देखेगा? एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी कर सकता है, इसका खतरा है। एग्जीक्यूटिव कैन मेक रूल्स, लॉ तो नहीं कहेंगे उसको, रूल्स दैट में go against the primary law or the parent law, against the primary कहेंगे, parent नहीं कहेंगे, primary law। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या होता है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसका नाम है, एक संसदीय समिति है जिसका नाम है क्या, अधीनस्थ विधायन समिति, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो देखो, विधि निर्माण का काम करना किसका काम है? पार्लियामेंट का है। और पार्लियामेंट पूरा डिटेल तो कर नहीं सकती, इसलिए उसने क्या किया, अधीनस्थ विधायन समिति, या कहीं कहीं उसका नाम कुछ भी लिख सकता है, प्रत्यायोजित विधायन समिति। कुछ लोग ज्ञान देना शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे ज्ञानियों को मेरा सादर प्रणाम। समझेंगे नहीं, बस ज्ञान बांटेंगे। चलिए पूजा जी, कोई बात नहीं, लिखिए जरा। लिखिए, the delegated legislation is also called as subordinate legislation. Delegated legislation is also called as subordinate legislation. प्रत्यायोजित विधायन को अधीनस्थ विधायन भी कहा जाता है। It refers that the law-making body delegates its power to its
टू दी टू इट्स या टू दी सबऑर्डिनेट बॉडी। अधीनस्थ विधायन का तात्पर्य, अधीनस्थ विधायन का तात्पर्य विधि निर्माण करने वाली संस्था द्वारा ब्रैकेट में संसद लिख सकते हैं, संसद, ब्रैकेट में संसद लिखें, संस्था द्वारा विधि निर्माण का अधिकार अधीनस्थ निकाय, ब्रैकेट में लिख दें कार्यपालिका, अधीनस्थ निकाय को सौंपना है। सौंपना है। पार्लियामेंट is compelled to do so because it does not have enough time. Parliament is compelled to do so because it does not have enough time, expertise in law and specialized knowledge. संसद ऐसा करने हेतु बाध्य होती है क्योंकि संसद ऐसा करने हेतु बाध्य होती है क्योंकि इसके पास ना तो समय, पर्याप्त समय होता है, ना ही विधि के संबंध में, विधि निर्माण से संबंधित, ना ही विधि निर्माण से संबंधित विशेषज्ञ ज्ञान और ना ही विशेषज्ञता होती है। ओके, ये बाध्यकारी है संसद के लिए, ठीक। इसीलिए इसको कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अ नेसेसरी इविल। अभी मैं इसको क्वेश्चन लिखवाऊंगा, नेसेसरी इविल। इविल क्यों है आगे देखते हैं। नेसेसरी तो हो गया क्योंकि उसके पास समय का अभाव है पार्लियामेंट के पास, इसलिए उसकी मजबूरी है, विशेषज्ञता नहीं है और स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसलिए संसद की अपनी मजबूरी है। ये मजबूरी है। ये 3 कारण ऐसे हैं जो संसद को मजबूर करते हैं
ठीक है, चलिए के बाद क्या होता है, अब ये मजबूरी है, तो ये काम जा किसके पास जा रहा है, ये काम जा रहा है कार्यपालिका। आगे लिखें, द पार्लियामेंट delegates its lawmaking power to the executive, संसद अपनी विधि निर्माण की शक्ति कार्यपालिका को सौंपती है। कार्यपालिका को सौंपती है। द एग्जीक्यूटिव gets this authority, the executive gets this authority on the basis of the provision mentioned in the primary law, as passed by the parliament. कार्यपालिका को यह प्राधिकार संसद द्वारा पारित किए गए विधि में दिए गए प्रावधान से प्राप्त होती है, का मतलब इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जब संसद कोई भी लॉ बनाती है, पास करती है, तो उसमें ये प्रावधान कर देगी, उसी से अथॉराइजेशन देती है उसको कि अब ये काम जो शेष है इसमें डिटेल लिखने का वो कौन करेगा, वो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब आगे लिखिए। अब ये इविल क्यों है, इविल बताने जा रहा हूं। इविल माने क्या होता है, बुराई, बुराई। ठीक इविल माने क्या होता है, बुराई। इविल माने क्या होता है, बुराई। तो ये बुराई क्यों है, देखिए, प्रिंसिपली किसको बनाना चाहिए लॉ, प्रिंसिपली लॉ बनाना चाहिए पार्लियामेंट को, है ना। लेकिन अब ये चला आया किसके पास, सरकार के पास, और सरकार कुछ भी गड़बड़ घोटाला कर सकती है। इसलिए क्या होगा, इसलिए यह होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये होता है, और दुनिया के सभी देशों में ऑलमोस्ट। चलिए तो लिख दीजिए, द एग्जीक्यूटिव कैन
make such fill in the blanks, can make such fill in the blanks that may be या that may go against the primary law. कार्यपालिका ऐसे नियम बना सकती है जो प्राथमिक विधि के सिद्धांत के बाहर हो। प्राथमिक विधि के सिद्धांत के बाहर हो। Therefore, it is needed. Therefore there is लिखिए, therefore there is the need to check it. इसलिए इस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अंकुश लगाना आवश्यक है। ठीक, दिस इज द रीजन वाई, ये छोड़ दीजिए, ऐसे मत लिखिए। द पार्लियामेंट हैज कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, Committee on Subordinate Legislation for this purpose. संसद के पास इस उद्देश्य हेतु, संसद के पास इस उद्देश्य हेतु अधीनस्थ विधायन समिति होती है, समिति है, समिति है। फर्दर, द जुडिशरी also plays a vital role to ensure that the laws are formulated within the sphere of the Constitution. साथ ही साथ न्यायपालिका भी यह सुनिश्चित करती है कि विधियां संविधान के दायरे में रहें। तो ये हुआ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का लगभग 150 से 160 शब्दों में उत्तर। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता है इस पर वही आता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अ नेसेसरी इविल, एक आवश्यक बुराई है, या फिर आता है कि
प्रत्यायोजित विधायन मजबूरी है, नीड ऑफ द डे है, समय की मांग है, ये भी आ सकता है। जो भी प्रश्न आएगा उत्तर आपके पास रेडीमेड है। अब आता है, शुरू होता है प्रश्नकाल। अभी भी आपके पास 10 मिनट हैं। सुमन मीना, क्या सवाल है तुम्हारा? जल्दी पूछो। न्यायपालिका पॉलिटी की क्लास में जाके पढ़ो। किसी दूसरी क्लास की बात अगर आप ना करें मेरी क्लास में तो अच्छा रहेगा। प्राथमिक विधि का तात्पर्य जो पार्लियामेंट ने पास करके इनको दिया था, प्राधिकार बता चुका हूं सैकड़ों बार। विधायन और विधायक, विधायक होता है व्यक्ति जो एमएलए बनता है, और विधायन हुआ विधि बनाना। बता दिया, प्राथमिक विधि से अलग जो हो गया। हाँ, कार्यपालिका ही सरकार है, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। प्राथमिक विधि का मतलब बताया जा चुका। हाँ, आज इंग्लिश मीडियम की क्लास में सुबह में एक छात्र ने लिखा कि सर, मैं केजीएस टीम से आपकी एक कंप्लेन करूंगा कि आप जब पढ़ाते हैं तो टॉपिक खत्म करने के बाद कोई डाउट नहीं बचता है। तो मैंने कहा बिल्कुल, ये कंप्लेन आप जरूर कर देना। पार्लियामेंट और सरकार अलग है, सोनी कुशवाहा। अब हम अपना माथा सर दीवार में फोड़ें या कुछ और करें, हमको नहीं पता। सुमन मीना का सवाल आया नहीं अभी तक। आई एम वेटिंग फॉर दैट। कोई डाउट है उनका? पॉलिसी संसद ही बनाती है, पॉलिसी बनाती है कैबिनेट, अभी लिख चुके हो। पास कराने ले जाती है वहां। अधीनस्थ विधायन का रेगुलेटरी अधीनस्थ विधायन समिति संसद द्वारा जो है वो है, रेगुलेटरी नहीं है। वो देखेगी, कुछ गड़बड़ होगा तो पार्लियामेंट को बता देगी। हिट एंड रन पर कोई क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, अभी उसमें सवाल बदलेंगे, उसमें सवाल बदलेंगे। 12 क्वेश्चंस, नॉट ओनली 12 सेशंस। मैं तो 2 से 3 सेशन के बाद आपको उत्तर लिखने लायक बना देता हूं, पर उत्तर लिखने में जो जरूरी चीज है, ऑथेंटिसिटी। हाँ, अभी क्लास चलती रहेगी, ठीक है। तो जो है ऑथेंटिसिटी चाहिए। मतलब मेरा मानना यह रहता है कि उत्तर के लिखने में एक एक चीज ऑथेंटिक लिखी जानी चाहिए। वो आपको समय व्यतीत होने पर लगता है पता। और मैंने एक दिन कहा था, रंगे हिना हूं, रंग लाता हूं सूख जाने के बाद। ठीक है, अब समझ में आया कि थोड़ा दिन बीता तो कैसे रंग आ गया। यस, और मैं हमेशा एक चैलेंज करता हूं कि मेरे टॉपिक फिनिश करने के बाद यदि आपके पास प्रश्न रह जाएं तब आपको प्राइज मनी मिलेगा। देखिए, बकवास कोई कुछ भी पूछ सकता है, सर विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है,
फलाना क्या है, संसदीय समिति क्या है, और आप सभी जितने भी गंभीर लोग यहाँ हैं वो सब जानते हैं कि इस तरह के प्रश्नों का मतलब क्या है, वो कौन पूछ रहा है, और डाउट क्या है मुझे नहीं पता, पुष्प वर्मा लिख रहे हैं। हाँ, बजट वाला पीछे से लिख लेना है, बिल्कुल ठीक बात। आप अपने संदेह अंशु लिखिए न संदेह। नहीं, एक्चुअली देखो, सरकार जो होती है वो किसी भी रूप में अपना फायदा उठाने की कोशिश करती है। देखो ना, कोई भी लॉ पास कराने में पार्लियामेंट में कितना बड़ा रस्साकसी होती है। तो मान लो जो चीज पार्लियामेंट ने मना कर दी, नहीं होगा, उसको आपने पार्लियामेंट में संशोधन करा दिया और फिर पीछे से चुपके से डाल दिया, तब यही तो सरकार कर सकती है ना। ठीक, देखते नहीं है कितना चीखना पड़ता है अमित शाह को, कितना फोर्सफुली बोलना पड़ता है। एक तो कोई बार बार पूछ रहा कितना क्वेश्चन आता है, अरे मूर्ख बाबा, अभी ये देख लिए कि कितना क्वेश्चन आता है, एक सवाल हर साल। संसद करती है बेटा, सारी संसदीय समितियों का गठन संसद से होता है। नहीं नहीं, अधीनस्थ विधायन समिति है, और अधीनस्थ न्यायालय तो आपके जिला स्तर के न्यायालय कहलाते हैं। हाँ, विधायिका पर आरोप, पॉलिटी के टीचर से पूछो विधायिका पर यह आरोप क्यों रहता है, आकाश कुमार। अरे अभी भी नहीं समझ में आया, सारे आंसर आपको क्लास नोट से निकल के आ रहे हैं, तो कहां भटक रहे हो, मैंने शुरू में बोल दिया था। हाँ, जान देने की बात करते हैं। सर, आलोचनात्मक परीक्षण में क्या लिखना है, उस दिन बताया तो था कि आलोचनात्मक परीक्षण जब होगा तो ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो, लोगों की ये एक प्रवृत्ति है दूसरे की आलोचना करने की, और आलोचना में वो निंदक हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि आपको आलोचना करनी है, निंदक नहीं बनना है। निंदक मतलब वह व्यक्ति जो दूसरे की केवल बुराई बताता है, वैसा आप नहीं बन सकते। यानी आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब हुआ कि परीक्षण करना है वो सही है या गलत है, तो सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, इतना बता देना है, काम खत्म हो गया। इस आंसर का क्वेश्चन, अरे कितना बार बताया, इस आंसर का क्वेश्चन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अ नेसेसरी इविल, प्रत्यायोजित विधायन एक आवश्यक बुराई है। एक आवश्यक बुराई है। इसमें पूछेगा डिस्कस या एग्जामिन, कुछ भी पूछ लेगा, क्या फर्क पड़ता है, लिखना तो वही है और उसी क्रम में लिखना है। ठीक, या फिर दूसरा सवाल पूछ सकता है कि संसद की मजबूरी है कि वह विधायन प्रत्यायोजित करती है। समालोचनात्मक का मतलब भी वही होता है, समान आलोचना, बस उसमें थोड़ा बैलेंस रखना होता है। कुबेर मेवानी, अधीनस्थ विपास से भी होता है क्या, अधीनस्थ विपास, ये क्या है अधीनस्थ विपास, चलिए। रिवीजन करते रहो। पूजा सिंह लिख रही है ढंग से पढ़ाने का टाइम नहीं है, कमेंट लेने का टाइम है, बिल्कुल ठीक कर रही है पूजा जी, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए भाई।
अब किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है? नहीं, पूजा सिंह को भी समझ में आ रहा होगा। अब नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। नीति, नियम और विधि में क्या अंतर है ये भी बता दूंगा कल की क्लास में। चलिए, अधीनस्थ विधायन में विपक्ष होता है क्या? नहीं होता है। थैंक यू।